इसमें से कौन सी टर्म है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है या पोजीशन के साथ चेंज हो रही mg sin theta. है? अच्छा, चलो ये रोशनी बताएगी। रोशनी, इज इट अ कांस्टेंट फोर्स और अ वेरिएबल फोर्स? कांस्टेंट। देखो साजी, अगर आप एक एक टर्म देखो ना, वेरिएबल मींस कुछ वेरी करेगा ना। एम मास कांस्टेंट है, मास तो ए से बी तक ले जाने में वेरी नहीं करने वाला। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट वैल्यू। थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज नहीं कर रहा, तो कुछ भी चेंज करता हुआ नहीं दिख रहा, मुझे तो कांस्टेंट फोर्स दिख रही है। मुझे लॉजिक बताओ साजी, आप किस लॉजिक को आप यूज कर रही थी, आपको ये कांस्टेंट दिख रहा था? वरना फिर आप एग्जाम में वही गड़बड़ करो। सर मुझे लगा कि दो फोर्सेस है इसलिए वो वेरिएबल है। ना ना ना, वेरिएबल मींस इट चेंज विद टाइम और इट चेंज विद पोजीशन। Okay, ना ए से बी तक ले जाने में चेंज हो जाए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है जो चेंज कर रहा है, इट्स अ कांस्टेंट फोर्स। अब अगर कांस्टेंट फोर्स है तो फिर रोशनी वर्क डन कैसे आएगा? कहाँ गई रोशनी? यस रोशनी, वर्क डन कैसे आएगा? उसने आवाज दे। रोशनी मुझे प्लीज ये बताओ, ये फोर्स एफ जो आप अप्लाई कर रहे हो, ये फोर्स एक्ट कहाँ कर रही है? सर एक्ट कहाँ कर रहे हैं? किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, अप द प्लेन, डाउन द प्लेन, ये फोर्स एफ कहाँ एक्ट कर रही है? अप द प्लेन। मुझे वर्क डन बताओ, कांस्टेंट फोर्स के लिए आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हो? अच्छा, रोशनी नहीं बताएगी मुझे। अर्पित बताओगे कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन कैसे आएगा? Sir, force into displacement. एफ डॉट एस। Yes, sir. मुझे बताओगे अर्पित, फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट भी आप ऊपर लेकर जा रहे हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस? Sir, 0 degree. 0 degree. So I can write this as f dot s is fs cos 0. And how much is f, Arpit? Sir, mg sin theta. So this will be mg sin theta multiplied by s. So this is the work done. अच्छा, ये तो मैंने वर्क डन लिया mg sin theta की वजह से। mg cos theta का वर्क डन कितना होगा? कोई जस्ट देख कर बता सकता है मुझे कि mg cos theta का वर्क डन कितना आएगा? विदाउट एनी कैलकुलेशन। Sir, 0. गुड। क्यों अर्पित 0 क्यों होगा? Sir, वो perpendicular है इसलिए. हाँ, परपेंडिकुलर है ना। देखो mg cos थीटा डिस्प्लेस अलोंग द प्लेन के, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, से वर्क डन वुड बी 0। चलो गुड, चलिए लिखना शुरू कीजिए। लिखिए। हाय अंशिका, आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ, राइट? यस सर। बच्चे, आपने वर्क एनर्जी इन पावर आई गेस किया हुआ है भाटिया सर के साथ, है ना? यस सर। कंप्लीट कर लिया था आपने वर्क एनर्जी इन पावर, या कुछ पोर्शन बचा हुआ है? सर आई गेस लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था। कोलिजन यू आर डूइंग मींस? सर लाइक वी वर डूइंग दिस पार्ट ओनली। यू डूइंग दिस वी पार्ट? वर डूइंग वर्क। ओके, यू आर डूइंग वर्क। सो उन्होंने शायद कोलिजन पहले कराया होगा, मोशन वर्टिकल सर्कल पहले कराया होगा, राइट? ऐसे होता। यस। ओके। सो वर्क एनर्जी इन पावर जस्ट हमने स्टार्ट किया, ये सेकंड लेक्चर है, मतलब फर्स्ट लेक्चर का भी फॉर जस्ट हाफ एन आवर हमने किया था। सो अभी हम सिर्फ ये सेकंड न्यूमेरिकल है, वर्क डन। जस्ट यू नो हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन, राइट? यस सर। श्योर। इसको नोट कीजिए अच्छा। सर वो sin थीटा s है ना उसके बाद? यस। अंशिका, इस बैच में ना मैक्सिमम कैलकुलेशंस आप लोग करते हैं, हाँ? ये सब बच्चे कैलकुलेट करते हैं, मैं तो बस हेल्प करता हूँ बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी। सेकंड जो पार्ट है ना, दैट्स योर होमवर्क। ये आप ट्राई करोगे और मैं इसका आंसर बता दूंगा। अलोंग हॉरिजॉन्टल का मतलब है यू आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस वे, ऐसे आप फोर्स अप्लाई कर। और इसका मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा सेम एज वन, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा।
बट फोर्स अब ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, आपको कैलकुलेट करना है ऊपर तक ले जाने का वर्क डन कितना होगा। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स और। तो उससे भी कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। हाँ बिल्कुल, आप फोर्स को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो। देखो कौन सा, देखो जो कंपोनेंट ना इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा उसका तो आपको पता होना चाहिए कितना वर्क डन होगा, 0। यस component which is perpendicular to inclined plane will not contribute to work done। वो तो contribute करेगा, contribute वही करेगा जो inclined plane के along जा रहा हो। like next numerical देखो। अब फिर से आपको डिसाइड करना है whether it's a constant force or a variable force और उसी के अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे। so your F is 6x I cap plus 2y j cap displays a body from R1 which is equal to 3i cap plus 8j cap to R2 which is 5i cap minus 4j cap, find work। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। चलिए अंशिका साथ में सॉल्व करते हैं। अंशिका मुझे देखकर बताओ, इज अ कांस्टेंट फोर्स और अ वेरिएबल फोर्स, क्या लगता है आपको? So variable. इट्स अ वेरिएबल फोर्स, राइट, वेरी गुड। एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं। अच्छा अगर फोर्स वेरिएबल है अंशिका तो हम क्या यूज करते हैं, क्या चेंज आता है कैलकुलेट वर्क एक्सप्रेशन में, क्या चेंज आएगा? अगर फोर्स वेरिएबल है, देखो वर्क डन के दो एक्सप्रेशंस है तो एक ही, बट हम डिवाइड कर लेते हैं। कांस्टेंट फोर्स यू कैन डायरेक्टली टेक द डॉट प्रोडक्ट, बट इफ इट इज अ वेरिएबल फोर्स देन इंटीग्रल आपको यूज करना। So if this is a variable force, you will use integral. It's integral of f dot dr from r1 to r2. अब देखो यार, it's one dimensional, two dimensional, three dimensional। साची क्या लगता है, it's a one dimensional force, two dimensional force or a three dimensional? 2 dimensional। Two dimensional। So what should be the value of dr? ये भी डिस्कस किया था हमने। If it is two dimensional तो dr क्या होगा रोशनी? dr would be dxi cap plus d by j cap। To dxi, because dr is changing along both x-axis as well as y-axis। तो जब आप substitute करोगे ना यार, so it's integral of r1 to r2। r1 is, आप ऐसे लिख सकते हैं 6xi plus 2ij cap, ये फोर्स है आपका, डॉट dxi cap plus dy j cap। और आप चेंज कहां से कहां तक कर रहे हो, 3i cap plus 8j cap से 5i cap minus 4j cap। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ r1 से लेकर r2। सूरत डॉट प्रोडक्ट याद है? Yes, sir. चलिए बताइए इन दोनों का डॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सूरत डॉट प्रोडक्ट। Sir, 7 I cap. ओ क्या क्या कर रही हो, 6xi cap और dxi cap 7 कैसे हो जाएगा? Oh, sorry, sir. 6 I cap plus 2y cap. अच्छा अर्पित, सूरत सही बता रही है? क्या सर? सूरत सही बता रही है डॉट प्रोडक्ट? सुना ही नहीं होगा, सुनता ही नहीं है। हाँ रोशनी डॉट बताना मुझे, इस दोनों का डॉट कैसे आएगा? सर मैंने सुना नहीं सूरत ने क्या बोला। सूरत अब आपको ना सेल्फ स्टडी सेशन में आना है। अब देखना तुमने बिल्कुल सेल्फ स्टडी छोड़ी हुई है ना, सब भूल गई। अंशिका आप ट्राई करो बच्चे, इन दोनों का डॉट कैसे लेंगे? क्या अच्छा बोल रहा मैंने सुना ही नहीं। मैं अर्पित तुमसे कह रहा हूँ तो अंशिका से कह रहा हूँ। अंशिका डॉट प्रोडक्ट बताएंगे आप मुझे, इन दोनों का डॉट कैसे लेंगे? अच्छा अंशिका को भी याद नहीं है। कोई है जो वॉलेंटियर करेगा डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे इसका? 60xi cap नहीं कर सकता। नहीं अर्पित, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का अब सुना, यस सर। अब बताओ कैसे लेंगे? सर इसको हम
क्या स्पीड है तुम लोगों की भूलने की, वाह भाई। आई कैप का कोफिशिएंट इज 6x here, आई कैप का कोफिशिएंट इज dx here. When you take dot product, multiply 6x with dx. Similarly, coefficient of j cap is 2y, coefficient of j cap is dy. You can write this as it's 2y dy. So your work done will be, भाई आप आई कैप जे कैप थोड़े ना आता, आई कैप का कोफिशिएंट लिया, दूसरे आई कैप का कोफिशिएंट लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जे कैप का कोफिशिएंट लिया, दूसरे जे कैप का कोफिशिएंट लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो दोनों टर्म्स चेंज हो रही है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। दिस इज 6x dx प्लस 2y dy। सो एक्स की लिमिट देखो, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, मुझे ये देखकर बता सकता है कोई तुम में से? सूरत बताओ जरा, R1 यहां से यहां जा रहा है, एक्स की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है? एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या और एक्स की फाइनल वैल्यू क्या है? सूरत Sorry, sir. ये ना R1 से R2 चेंज हो रही है ना आपकी लिमिट, Yes, sir. फ्रॉम R1 टू R2, एक्स की इनिशियल और एक्स की फाइनल वैल्यूज क्या होगी? Sir, initial value 3 I cap, 8 J cap, final value 5 एक्स I की cap. वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ टोटल नहीं पूछ रहा, एक्स की वैल्यू, ओनली द वैल्यू ऑफ एक्स। Sir, R1, R2 minus R1. 5 I cap x की और 3 I cap initial. देखो दिख नहीं रहा, 3 आई कैप से 5 आई कैप जा रहा है एक्स, तो एक्स की इनिशियल वैल्यू इज 3, फाइनल वैल्यू इज 5, सो योर एक्स विल वैल्यू वेरी फ्रॉम 3 to 5। y will vary from, y की इनिशियल वैल्यू कितनी है 8, y की फाइनल वैल्यू क्या है -4, तो ये 8 से लेकर -4। सूरत, इज इट क्लियर नाउ? R1 से R2 वेरी कर रहा है ना, तो आपने आई कैप का कोफिशिएंट दिया, उसने x की इनिशियल वैल्यू बता दी, आई कैप का कोफिशिएंट लिया, x की फाइनल वैल्यू मिल गई, जे कैप का कोफिशिएंट लिया, इनिशियल वैल्यू ऑफ x, इनिशियल फाइनल वैल्यू। अब अगर आप बहुत ढंग से देखोगे, यू हैव टू इंटीग्रल्स, वो एक x में और एक y में, तो से आप लिख सकते हो ना, x इक्वल टू 3 से लेकर 5 आ गया 6x dx, y इज इक्वल टू 8 से -4 आ गया, इट्स 2y dy। 6 कांस्टेंट है अलग। अंशिका, x का इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ x So it will be 6 into 3. नो नो नो, इंटीग्रल ऑफ x, व्हेन यू इंटीग्रेट x क्या आएगा? अच्छा आप इंटीग्रल भूल गए हैं। लाइशा को इंटीग्रल याद, लाइशा x को इंटीग्रेट कैसे करें? सर सर यस लाइशा। x को नहीं याद सर मेरे को, लिमिट्स कर देंगे। क्या करेंगे सांची, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? लिमिट्स by 2. हाँ भाई, एक्स स्क्वायर बाई, हाँ मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों का ना एक सेशन लगवाने शुरू कर दूंगा, बस बहुत हो गया। y का इंटीग्रल बाय द सेम लॉजिक, अंशिका आप ट्राई करो बच्चे, x का इंटीग्रल ये रहा, y का इंटीग्रल क्या So होगा? y का होगा y raised to power 7 by 7. नो 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 नो, पावर इज 1 ना, 2 जो भी पावर उसमें 1 ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है? दिस इज हाउ वी इंटीग्रेटेड, जो भी Yes. पावर है, x की पावर 1 थी, सो 1 ऐड कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, सो इट्स y स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर 8 minus, so ये वर्क डन आ गया, इट्स 6/2। भाई रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अगर ऐसे भूल जाओगे तो जब तक लास्ट चैप्टर होगा आपको सिर्फ वो लास्ट चैप्टर ही आता होगा और तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। 8 और ये -6/2 3 हो गया। लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? अपर लिमिट 5 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 3 स्क्वायर, 2/2 1 हो गया, y की जगह -4 अपर लिमिट स्क्वायर -8 स्क्वायर, सो ये वर्क डन आ गया 3, इट्स 25 -9,
plus 1. It's 16 minus 64. 25 minus 9 like 15, 16, 48 हो गया. और ये 16 minus 64 कितना होगा? ये भी 48 होगा. Walk done 0 हो जाएगा. लिखिए. Excuse me, sir. Yes, सांची. तो जो हमने ऐसे कार्टेशियन प्लेन में जो हमें दिए थे फोर्सेस जो पहले क्वेश्चन करा था, कांस्टेंट फोर्स थी और इसमें वेरिएबल है. इसमें वेरिएबल तो खुद देखो ना. सांची देखो यार. सिर्फ फोर्स देखकर आपको डिसाइड करना. देखो यहाँ क्या कोई वेरिएबल टर्म यूज हो रही है? देखो यहाँ कहीं x y z कुछ यूज तो नहीं हो रहा. इट्स अ कांस्टेंट फोर्स. लेकिन यहाँ देखो you have x and y, these are variables. इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. That's why this is a variable force. Okay. तो लेकिन वाले क्वेश्चन टू डायरेक्शनल मोशन था ना. हाँ, मोशन वहां तो 3 डायमेंशनल था. I J K ये तीनों. तो मतलब आई जे उधर भी है. ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है. और प्लीज कॉपी मत करना. और लाइशा आप इतना लेट क्यों आई हैं आज? तो मैं भूल ही गया था. सर मैं स्कूल गई थी प्रैक्टिकल के लिए. स्कूल से आप कब वापस आती है? सर मैं आज लेट हो गया था तो आज मैं आई थी 3:45 खत्म हुआ था. आयुषी लेट हो गई आज आप? चलिए इसको लिखिए. एक क्वेश्चन सॉरी एक और न्यूमेरिकल करेंगे. देन वी विल स्टार्ट विद सम टाइप ऑफ एनर्जी. इतना लिखा आपने? स्क्रॉल करूं फर्दर? आयुषी जस्ट एक न्यूमेरिकल मिस हुआ है आपका. सेकंड न्यूमेरिकल है. अरे लिखा आपने इतना? स्क्रॉल करूं इसे? Yes, sir. Okay. सूरज आपने बिल्कुल रिवीजन छोड़ दिया है ना. कुछ याद नहीं पड़ा. तुम लोगों का रिवीजन का कोई टाइम टेबल है कि वीक में किसी दिन बैठकर आप रिवाइज करते हो? किसी का भी? किसी का नहीं है ना? सर जो क्लास में कराया होता है वो तो रिवाइज करता हूँ. वो नहीं जो आपने पहले करा है. मतलब भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे आप. और सीरियसली अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको 11th का याद रखना पड़ेगा पूरा. अभी तक याद नहीं, ये 12th में भी आपको ये सब चीजें याद रखनी. तो रिवीजन क्लास तो मैं शुरू करा दूं, लेकिन कहाँ तक आप लोग क्लासेस अटेंड करोगे? कुछ तो खुद करना होगा. मतलब होना ही चाहिए कि आपके पास ना एक पूरा टाइम टेबल हो, चाहे वो संडे है या कोई एक दिन. तो आप लोगों के पास टाइम बहुत बचता है. आप कोचिंग के लिए ट्रैवल नहीं कर रहे हो. आपके पास जो टाइम बचता है उसको आप अपने रिवीजन में लगा सकते हो.
मतलब जो बच्चे ऑफलाइन जा रहे हैं वो दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे तो सिर्फ ट्रैवल करता है फॉर क्लासेस। सर डन हो गया। सो दैट वाज अ वेरिएबल फोर्स। अब मुझे देखकर ये बताओ कि ये जो वेरिएबल फोर्स है किस कैसे वेरी कर, इट्स वेरीज विद टाइम और इट वेरीज विद पोजीशन। जनरल क्वेश्चन है सबके लिए, सोचो। सर This- इस केस में विद पोजीशन होगा। with position, very good. This varies with position. It depends upon x and y, na? So this varies with position. This force varies with position. एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, फिर उसमें भी आप डिसाइड करोगे कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, किसके साथ वेरी कर रही है, पोजीशन के साथ या टाइम के साथ, किसके साथ वेरी करेगी। सो जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है डिस्प्लेसमेंट of a particle of mass 1 kg is a function of time given by x is 1/3 tq. Find work done by external agent for first 1 second. हाँ, अब बताओ मुझे आयुषी, इज इट अ केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स वेरिएबल फोर्स? कैसे डिसाइड करो? क्वेश्चन लिखो। हाँ आयुषी, आयुषी आपका माइक अनम्यूट तो हो रहा है, बट आई कांट हियर यू। इसे नोट करो और नोट करते करते डिसाइड करो whether this is a case of constant force or variable force. Good आयुषी। चैट बॉक्स में लिखना है। गुड, ऑलमोस्ट सबके आंसर्स ठीक है। अब इसको लिखो, फिर हम इसको साथ में सॉल्व करना शुरू करते हैं। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सोचेंगे साथ में आप। पहले इतना लिख लीजिए। Sir, done. सो देखिए, इसमें तो कहीं भी फोर्स नहीं दी, सिर्फ आपको पोजीशन दी हुई है और मैं आपसे कह रहा हूँ वर्क डन कैलकुलेट कीजिए फर्स्ट 1 सेकेंड। तो सोच सकते हो कैसे इस पोजीशन से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? बताना शुरू करो। गलत होगा कोई बात नहीं, अगर किसी का नाम लेकर फोर्स करना नहीं चाह रहा। अब नहीं बताओगे तो फिर मैं एक एक का नाम लेके पूछूंगा। पोजीशन दी हुई है, जरा सोचो इस पोजीशन, और मास दिया हुआ है, इस पोजीशन से फोर्स कैसे आ सकती है? अरे सोचना नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या दोबारा साची क्या कहा आपने? x को तो इंटीग्रेट एक्स को इंटीग्रेट
fine. साची आपकी वॉइस क्रैक हो गई, दोबारा एक बार और मुझे। सर एक मिनट, साची कुछ बता रही थी, सुन तो लूं उसका। तो मैं कह रही हूँ कि हम x को इंटीग्रेट कर सकते हैं। x को इंटीग्रेट कर कर क्या मिलेगा? टर्न का सर So acceleration. x को इंटीग्रेट कर कर एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा। साची ने कुछ स्टार्ट तो सही करा है लेकिन इंटीग्रेशन गलत कह दिया उसने। सर डिफरेंशिएशन x को डिफरेंशिएट कर कर क्या मिलेगा? सर इसमें मतलब पोजीशन गिवन है ना, तो सर और वैसे आयुषी लेकिन डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एंड देन उसको अगेन डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन। राइट, अब सूरज जरा सही कह रही है ना, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। राइट आयुषी? सो वेलोसिटी हो जाएगी इट्स dx over dt, so it's d over dt of x है t cube by 3, so ये आ गया 1/3, t cube का डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो वेलोसिटी आ गई t स्क्वायर। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं, एक्सीलरेशन होता है dv over dt। देखो न्यूमेरिकल में ना एक बहुत बड़ा पार्ट यही होता है सोचने का कि प्रोसीड कैसे करें। मतलब अगर मैंने आपको हिंट दे दी उसके बाद आपने सॉल्व किया तो आप स्कूल एग्जाम्स तक तो चल जाएगा, क्योंकि वहां यूजुअली क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, बट जब आप एंट्रेंसेस में जाओगे वहां रिपीट नहीं होता, बैठकर सोचना होता। टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2t आ गया। सो नाउ वी हैव एक्सीलरेशन। नाउ इफ वी हैव एक्सीलरेशन तो देखो फोर्स कैसे आएगा, आयुषी ने कहा था इट्स मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 1 kg, एक्सीलरेशन इज 2t व्हिच इज 2t, ये फोर्स है। अब अगर आप ढंग से देखोगे इट्स अ वेरिएबल फोर्स, टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो जो मैं यहाँ से पूछ रहा था ना आपसे, आप वेरिएबल बता रहे थे यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप डिसाइड तब करोगे जब आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करोगे। अगर यहाँ टी क्यूब की जगह टी स्क्वायर होता ना तो आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ जाता, 2 आ जाता। तो आप यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते, आप फोर्स निकालने के बाद डिसाइड करोगे। ऑल्दो फोर्स आ गई F = T 2D। वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है, वर्क डन इज F डॉट dx फ्रॉम x1, और यहाँ तो लिमिट देखो जरा, लिमिट तो आपको टाइम की दी 1 सेकेंड, तो 0 to 1 हो जाएगा। आयुषी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बचे, यहाँ dx है बट लिमिट टाइम की दी हुई है, इस dx को किसी तरह से टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं? आयुषी माइक ट्राई करो, शायद आपका माइक ऑन हो जाए। आयुषी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन पोजीशन बट लिमिट टाइम की है, तो किसी सॉरी इस dx को किसी तरह से dt में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? Sir, sir, am I audible? Yes, you're audible. Yes, you're audible. Yes, आयुषी बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, dt में t कैसे लेकर आएंगे? To T. एक बार और आयुषी, आप यही कह रहे हो, डिवाइडेड बाय dt and multiplied it by dt, right? And what is dx by dt? V. v So V. v तो आपका जो वर्क डन का एक्सप्रेशन था ना, t = 0 से लेकर 1, ये आ गया f डॉट v dt। अब आप वैल्यू रखो, आपको f और v दोनों पता है। f कितना है 2t, v देखो v कितना दिया है t स्क्वायर इनटू dt, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया इट्स 2, इट्स 0 to 1, इट्स t क्यूब dt, सो इट्स 2 t क्यूब को जब आप इंटीग्रेट करेंगे इट्स t to the power 4/4, लिमिट इज 0 to 1 नाउ, सो ये आ गया t/4, it's 1 to the power 4 minus 0 to the power 4, so that's half. So ये आपकी फीस है which is 1/2, ये वर्क, this is your work done 1/2। इसको लिखिए और इसमें जहां जहां डाउट्स हैं दोबारा डिस्कस कीजिए।
तो याद रखना ऐसा भी हो सकता है कि पोजीशन की जगह टाइम का फंक्शन दे। अगर वो टाइम का फंक्शन दे रहा है तो काफी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ जाएंगी। सर यस, सर जो आपने बोला था कि अगर टी क्यूब की जगह टी स्क्वायर होता तो फिर ये कांस्टेंट बन जाता। देखो टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तो टी आता, फिर एक बार डिफरेंशिएट करते तो टी नहीं आता तब ये कांस्टेंट हो जाता। इसे लिखिए और कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता दो, और प्लीज कॉपी मत करना। अगर तुम्हें कॉपी करवाना होता तो ये 3 मिनट में न्यूमेरिकल खत्म हो सकता था, इतना डिस्कस नहीं करता। जरा चैट रूम में लिखना कौन ईमान बहुत ऑनेस्टली लिख के दिखाओ कौन कौन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भूल गया। बस मी लिखते रहो, जो भी कैलकुलस भूल गया मैं फिर किसी तरह से किसी से कह के रिवाइज करवाऊं। अगर कोई ऐसा है जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भूल गया है, तो चैट रूम में लिख दो अपना नाम, मी लिख दो बस। एक्सक्यूज मी सर। यस जी अर्पित, भूल गया? नहीं भूला नहीं सर। मैं पूछ रहा था कि सर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है? वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम पे क्या है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसी है। सर हमारे स्कूल में आज करा रहे थे सर, उन्होंने तो लिमिट्स वाला कराया ही कुछ नहीं सर। उन्होंने सिर्फ कांस्टेंट से ऐड करनी है, बस यही बताया इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन कांस्टेंट ना फिजिक्स में बहुत कम, इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है बहुत कम यूज हो, बहुत कम, एक आध जगह आपको मेजोरिटी आपको पता होगा कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट। मुझे टाइम मिला तो मैं भी एक आध क्वेश्चन आपको वर्क डन में दिखा दूंगा कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, मतलब कैलकुलस सबको आता है ना? सर डन। Okay. अरे तुम लोगों के असाइनमेंट्स भेज रहे हो, रुको यार एक मिनट। उन्होंने ना कुछ क्वेश्चंस पूछे। ओके आयुषी, मैं अभी इसको आपका इंटीग्रेशन और कैलकुलस करवाता हूँ। चलो एक बच्चा है जिस बच्चे को रिवाइज कराना है, आपके पास कॉल आ जाएगी आज, आज इवनिंग में या कल कल लेट इवनिंग। हार्डली 1 आवर लगेगा और आपका ये कैलकुलस रिवाइज हो जाएगा। और अगर कोई भूला है तो मुझे बता दो। अच्छा आपके ना कुछ असाइनमेंट्स भेजे हैं निष्कर्ष ने, एक मिनट रुको। Sir, could you please hold up for a second, please? यस। Thank you, sir. हो गया सीम, आ गया आज। देखिए ये असाइनमेंट है, ये आज आपके साथ शेयर हो जाएगा। मतलब करने तो सारे होते हैं बट बेयर मिनिमम जो मैं कह रहा हूँ उसे जरूर कर लेना। ये आप करोगे, ये आप करोगे, ये तो मैंने आपको करा रखा है इसका। सर जेई वाले भी करने होते हैं हमें? देखो यार नीट में ना जो बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं वो जेई से इंस्पायर्ड होते हैं। मतलब ऐसा होता है नीट में 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में, 5 to 6 आर रियली टफ क्वेश्चंस। मतलब अगर आप में से कोई ऐसा जो इतना अच्छा करके जा रहा है कि वो क्वेश्चंस भी जा सकता है तो उसे जेई मेंस करना चाहिए। ओके।
अब देखो इसमें ना पावर पूछी हुई है, तो इसमें सिर्फ एक काम करना, पावर तो बिल्कुल एंड में करेंगे, ये बेसिकली वर्क डन ज्यादा है। आप सिर्फ एक काम करना, यहाँ पर पावर के लिए फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लेना। जैसे आप वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, ऐसे फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लेना। ये भी आपको करना, ये सिर्फ कांस्टेंट फोर्सेस पर है। तो इसे लिख लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, और इसके बाद एक और भेजा इसने, शायद वेरिएबल फोर्स भेजा होगा। वेरिएबल पे ज्यादा आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा मैंने डिस्कस नहीं किया, ग्राफ तो मैं डिस्कस कर लूंगा, ये भी ग्राफ के ऊपर है। ये आप जानते हैं इसको, तो आप करो। ये थ्योरेटिकल है, ये भी नहीं, ये भी थ्योरेटिकल है, ये आप करोगे, ये भी आप करोगे। ये जब आप ऊपर करोगे पोजीशन वाला, उसमें कवर हो जाएगा। आप एक ये ट्राई करोगे, एक आप ये ट्राई करोगे। ये लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8, 10, 13 और 14। ज्यादा थ्योरेटिकल है, इसे आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ओके, इसके बाद ये तो हो गया आपका। अब एक और है ग्राफिकल मेथड फॉर वर्क, कि अगर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दे रहा हूं, तो ग्राफ से आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे। ग्राफिकल मेथड फॉर वर्क। देखो क्लासेस बिल्कुल इनकम्प्लीट है अगर आप खुद वर्कआउट नहीं कर रहे। ग्राफिकल मेथड फॉर वर्क, सो देखिए फॉर वर्क डन ग्राफिकल मेथड क्या होगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एस, दिस इज फोर्स एफ, ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, ये लेट से मैंने आपको ग्राफ दिया। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आएगा, लाइक ये जो पूरा एरिया आ रहा है, ये एरिया आपको वर्क डन देगा। एरिया अबव द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस आप पॉजिटिव लेंगे, एरिया बिलो द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस आप नेगेटिव लोगे। ये सब आप पढ़ चुके हो पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज व्हाट। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, दैट एरिया इज एरिया अबव डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इज पॉजिटिव, area above displacement axis is positive. डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के जो नीचे एरिया होगा दैट्स नेगेटिव। सो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे जो भी एरिया जाएगा दैट एरिया विल बी नेगेटिव। चलिए देखिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ऊपर ही जो असाइनमेंट है ना, एक आध क्वेश्चन असाइनमेंट से सॉल्व कर लेंगे इसके। नोट किया ना? Yes, sir. देखिए ये जो असाइनमेंट है इसी में कुछ कर लेते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखते हैं, ये जो मैंने होमवर्क दिया था। अब आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ, मैं आपसे कह रहा हूँ वर्क डन कैलकुलेट करो। तो वर्क डन होगा क्या, सिंपली ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे वाला एरिया नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे, देन योर वर्क डन विल बी, ऊपर वाले एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, ये ट्रायंगल है। मुझे बताओगे जरा, मैं zoom in करूं।
बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक? बेस कितना होगा ये? 4 units, 4 units. और ये हाइट 20. 20 यूनिट्स। 20. तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो आ जाएगा हाफ बेस इज 4, हाइट इज 20। अब दूसरा वाला एरिया, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये भी ट्राइंगल है, तो आप ये ले लो इतना, 4 से लेकर 8 तक कितना हो गया? 4। 4. और ये कितना हो गया? -20। अब देखो यार, ऐसा करना, या तो इसे बस यहाँ नेगेटिव लिख दो, हाफ बेस कितनी है? 4 इंटू हाइट इज 20। ऐसा मत कर देना यहाँ भी नेगेटिव लगा दो, 20 को भी नेगेटिव ले लो, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। टोटल वर्क डन कितना है? 0 से लेकर 8 तक वर्क डन कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर लिख लो बस असाइनमेंट का, और ये सॉल्यूशन लिख लो। ऐसे बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस आपको यही करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर देखो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये समझ में आया लाइशा, अंशिका? Yes, sir. ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर वर्क डन। ये सिर्फ वर्क डन की कैलकुलेशन में इतना काम। अब इसके बाद कुछ होमवर्क है, या थोड़ा सा बुक तो आप पढ़ोगे ना। आप 3 एग्जाम्पल्स लिखोगे, राइट 3 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। 3 एग्जाम्पल लिखोगे पॉजिटिव वर्क डन के, 3 नेगेटिव वर्क डन के, और 3 जीरो वर्क डन के। 3 एग्जाम्पल्स लिखने, ईच ऑफ पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। लिख लीजिएगा। ये आप कोई भी बुक खोलकर देखो, वो आपको 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जी। सर अगर किसी में पोटेंशियल होगा तो फिर उसे पॉजिटिव वर्क डन कह सकते हैं। अगर किसी में सर अगर पोटेंशियल मतलब ऊपर या फिर विद हाइट वो मूव कर रहा होगा तो फिर उसे पॉजिटिव कह सकते हैं। नहीं, मतलब पॉजिटिव तब होगा जब एंगल एक्यूट होगा। अगर एक्यूट एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तब पॉजिटिव होगा। आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ो, ओके? नहीं होगा तो आप मुझे बताओगे, मैं फिक्र। यस सर। अब इसके बाद लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिकल एनर्जी। देखो वैसे तो एनर्जी बहुत तरह की, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, कई टाइप की एनर्जीज होगी। बट आप जो पर्टिकुलर एनर्जी स्टडी करते हैं, दैट्स मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को आप 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी या तो काइनेटिक होगी या पोटेंशियल। काइनेटिक इज इजी, लाइक काइनेटिक एनर्जी को समझना या डिराइव करना, इट्स वेरी इजी। पोटेंशियल एनर्जी टेक्स टाइम। तो 2 तरह की मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक होगी और एक पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स स्टार्ट विद काइनेटिक एनर्जी। सो जब भी आप कोई एनर्जी को, आप ऐसे सोचा करो, इस एनर्जी का कॉज क्या है। हमेशा जब भी हम कुछ पढ़ेंगे, कोई भी क्वांटिटी आप पढ़ोगे आपसे, तो आप पहले कॉज ढूंढोगे, कॉज क्या है एनर्जी का। फिर आप मैथमेटिकल मेथड ढूंढोगे कि आप उसे कैलकुलेट कैसे करते हो। तो व्हाट इज कॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी? रोशनी? मोशन। मोशन। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से आती है। अब इसमें ना एक डिस्कशन है कि काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव होती है, मींस क्या ये डिपेंड करती है कौन देख रहा है, और इट शुड बी एब्सोल्यूट। आयुषी क्या लगता है आपको, काइनेटिक एनर्जी शुड बी रिलेटिव और इट शुड बी एब्सोल्यूट? Relative. रिलेटिव। हाँ, डिपेंड करता है, मोशन डिपेंड करता है ना कौन देख रहा है। आप ग्राउंड पर खड़े हुए, आपको एक कार मूव करती हुई दिख रही है, तो कार आपके रिस्पेक्ट में मोशन में, कार हैव सम काइनेटिक एनर्जी। आप उस कार में जाके बैठ जाओ, आपके रिस्पेक्ट में कार रेस्ट में आ जाएगी, कार की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। सो मोशन इज रिलेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी भी रिलेटिव होगी, इट्स कॉजेस मोशन। Kinetic energy is relative. It depends upon frame of reference. It depends on frame of reference.
अब काइनेटिक एनर्जी को आप कैलकुलेट करेंगे कैसे? हर एनर्जी कैलकुलेट करने का एक ही मेथड है एंड दैट इज वर्क डन। सिस्टम को इनिशियल से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट कर लो। दैट वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो डिराइव कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को। लेट्स से दिस इज अ बॉडी ऑफ मास। आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई करी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये यहां तक आ जाता है। इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, कितना आप वर्क डन ले रहे हो, इसको 0 से v वेलोसिटी तक ले जाना है। सो a से b तक, तो आपको ये जो फोर्स दी हुई है, ये कई तरह से डेरिवेशंस आती है। कहता है फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, फॉर अ वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स 9th में किया करते थे। अभी जो आप करोगे दैट इज फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो हम करेंगे कैसे? ए से लेकर बी तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट, और उस वर्क डन को किसी तरह से वेलोसिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो जो भी वर्क डन होगा दैट गेट्स स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो मुझे वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स yes Asim, in carrying body A to B, A से लेकर B तक बॉडी को ले जाने में जो वर्क डन करना होगा वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है। तो A से B का देखिए वर्क डन क्या होगा, इट्स इंटीग्रल ऑफ F डॉट dx। अब सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे और आपको वेलोसिटी को 0 से लेकर v तक लेकर जाना है। दैट मींस यू हैव टू कन्वर्ट दिस dx इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। किसी तरह से इसको वेलोसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। देखिए वो काम आप कैसे कर सकते हैं। 0 से v, आप फोर्स को लिख सकते हो इट्स मास इनटू एक्सीलरेशन, इट्स डॉट dx। आप एक्सीलरेशन को लिख सकते हो 0 से लेकर v तक वेलोसिटी जा रही है, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं dv ओवर dt डॉट dx। व्हाट इज dx ओवर dt? So velocity. dv ओवर dv, अच्छा dx ओवर dt इज वेलोसिटी ना, यहाँ इस dx ओवर dt को वेलोसिटी लिख देते हैं। तो ये आ गया m, इट्स dv डॉट dv और v एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो जब आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे कांस्टेंट को बाहर ले जाओ। अच्छा अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है लाइशा, तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में? यस लाइशा, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन तो एंगल क्या होगा? थोड़ा सेम, dv into v into cos 0। सो ये वर्क डन आ गया, इट्स m इज कांस्टेंट बाहर चला गया, इट्स 0 टू v v dv। तो जब आप v को इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, इट्स m, इट्स v स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज 0 to v now। इट्स m by 2, इट्स v स्क्वायर माइनस 0, हाफ v स्क्वायर। और यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है। आप कहोगे जो भी आपने वर्क डन किया बॉडी को ए से बी तक लाने में, वो सारा का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। सो दिस इज काइनेटिक, सिंपल सी कैलकुलेशन। लिख लीजिए इतना।
Sir, done. नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी के बाद नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा इस काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में कन्वर्ट करना है। अंशिका कुछ याद है काइनेटिक मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या रिलेशन होता है मोमेंटम का? सर कि जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। क्या फॉर्मूला बता दीजिए बस मुझे, मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है मोमेंटम का? मोमेंटम अंशिका। सर मैं सर P is equals to V M into V. m into v। अब आपको ये काम करना है किसी तरह से ना इस काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में कन्वर्ट करना है। सो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है दैट्स हाफ mv स्क्वायर। सो आप मास से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर बाय mv को p कर दीजिए। सो ये आ गया p स्क्वायर बाय 2। सो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2। So this is the relation between kinetic energy and momentum, p square by 2। इसी तरह से अगर आप मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखना चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, इट्स ट्वाइस ऑफ m इनटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो आ जाएगा। लिखिए कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर भी, उसे भी करते हैं। सर ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से रिलेट करता है। जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। जैसे अगर वो आपसे कहता है क्वेश्चन में मोमेंटम ऑफ अ बॉडी increase by 10%, calculate percentage change in kinetic energy। अब आपको ये सोचना है मोमेंटम आपने 10% से चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो हम इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज p1 स्क्वायर बाय 2। दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, p1 स्क्वायर बाय 2, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। जब आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी लोगे k2, सो ये होगा p2 स्क्वायर बाय 2। असीम P1 और P2 में कोई रिलेशन दिख रहा है कुछ? देखो इस क्वेश्चन में कहीं कुछ इतना डेटा है कि आप P1 और P2 को रिलेट कर पाए? असीम सर 2m कैंसिल हो जाएगा ये। नहीं, P2 और P1 सिर्फ रिलेट करना है, P2 और P1। देखो ऊपर कहीं कुछ ऐसा रिलेशन आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे। सर MV करके लिख देंगे।
कैसे फिर क्या करेंगे, एमवी तो लिख दिया मैंने, लेकिन P2 और P1 कैसे रिलेट होगा? सर रेशियो निकाल के नहीं, तो क्योंकि 10% इंक्रीज है। सर वेलोसिटी सेम होगी। नहीं, मोमेंटम जब इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई होगी। ये बोला सही कुछ अर्थ में, 10% इंक्रीज हो रहा है ना, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पता है आइंस्टाइन आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो मैं 60% टाइम तो उस क्वेश्चन को समझने में दे देता हूँ। अगर आप क्वेश्चन समझ लें तो आपके लिए सोल्यूशन करना आसान हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नहीं देते। वो कह रहा है मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%। भाई सर 10% से माइनस मोमेंटम बढ़ करेंगे गया। क्या? हाँ, तो फाइनल और इनिशियल में माइनस क्या कर रिलेशन? देंगे। इंक्रीज कर रहा है तो माइनस कर देंगे। सर जो 2 है उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो आएगा। तो तुम लोग सोचते रहिए। अगर मैं तुमसे कहूँ एक कुछ है, कोई जी प्रोडक्ट सर। है, उसका रेट, उसका प्राइस है 100 रुपीज, जी सर। 10% इंक्रीमेंट हो गया, तो जी आप क्या देकर आएंगे उसे? 100 से ज्यादा देकर आएंगे, 100 से कम देकर आएंगे? 100 से ज्यादा दे के जाऊंगा। ज्यादा देके जाओगे ना, कितना देके जाओगे? 10%। वो कह रहा है 10% बढ़ा तो P1 प्लस 10% ऑफ P1 आया ये। ओके सर। ये जो कॉमन सेंस मार्केट में या क्लासरूम के बाहर चलता है ना, अगर वो थोड़ा सा क्लास में भी चल जाए, शायद ऐसा होता है कि आप लोग रिलेट नहीं कर पाते। अब बताओ, अब आया समझ में P1 प्लस 10% ऑफ P1 क्यों कर रहे हैं? यस। आप देखिए 10% ऑफ P1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मुझे कौन बताएगा? मुझे सूरत बताएगी। सूरत, 10% ऑफ P1 कैसे आएगा? कैसे सॉल्व करूंगा इसे? 1/10 of P1. 10% of P1 means 10 by 100 into P1. ये कैंसिल, सो ये आ गया P1 प्लस P1 by 10, तो ये आ गया 11 P1 by 10, ये P2 आ गया। now you have P2। अब आप एक काम करो, 3 को 2 में रख दो। 3 को जब आप 2 में रखोगे, so you will get kinetic energy KE2 is P2 square, it's 11 P1 by 10 square divided by 1 by 2. So 11 का square is 121 P1 square divided by 100 into 2. And that's fourth equation. So this is your initial kinetic energy. And this is your final kinetic energy. अब आपको चाहिए परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मुझे आयुषी बताएगी। आयुषी, परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में? इनिशियल और फाइनल मैंने आपको बता दिया, चेंज कैसे आएगा परसेंटेज चेंज। आप फिजिक्स नहीं है, आप क्लास 6-7 मैथ्स है। आयुषी, सर नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। रोशनी, परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? हाँ जी रोशनी। सर K1 और 2 माइनस कर बस माइनस कर दिया तो परसेंटेज चेंज आ गया, कुछ और भी करना होगा? माइनस तो करना होगा, ये तो आप ठीक कह रही है, यहां तक तो आप ठीक है। KE2 माइनस KE1, गुड असीम। उसके बाद इनिशियल से डिवाइड भी तो करोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इतना लिखो, पूरा लिखना क्वेश्चन, उसके बाद कैलकुलेट करके बताना मुझे परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। चलो जल्दी लिखो इतना। जी अब्दुल्ला, ये बहुत पहले था।
ना लिखिए, कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज चेंज और मुझे बताइए कितना आ रहा है। सर इक्वेशन 4 में 100 into 2m है वो। इक्वेशन 4 में यस 100 into 2 है, ये था ना 10 स्क्वायर 100 हो गया 2। वेरी गुड अर्पित, सही आ रहा है। बस एक अर्पित का आंसर है और किसी का नहीं है, कितनी गलत बात है। आयुषी का है, ठीक है, गुड। अंशिका का भी ठीक आ रहा है और बाकी बच्चों का सूरत, लाइशा, सांची, इतनी लेंदी कैलकुलेशन तो नहीं है। सांची का भी सही। देखो इजी है ना कैलकुलेशन, ke2 minus ke1 ke2 हो गया सी। सो ये आ गया 121 p1 square divided by 100 into 2m minus it's p1 square by 2m divided by p1 square by 2m into 100. सो आप ऐसे कर सकते हो कि p1 square by 2m तो आप ले लो कॉमन, it's 121 by 100 minus 1 by p1 square by 2m multiplied by 100. So it's 21 by 100 into 100. So ये आ जाएगा 21%. So the percentage change आएगा kinetic energy में, that percentage change would be 21%. 21% का change आ जाएगा, लिख लीजिए, इनसे नहीं हो पाया था। सूरत इतना टफ थी ये कैलकुलेशन। लिखिए से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कहता है मोमेंटम डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोमेंटम 4 टाइम्स कर दिया, हाफ कर दिया, तो वो सारे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे मैंने ये 10% वाला दिया। अगर वो कह रहा है डबल कर दिया तो P2 को 2p ले लो, कहता है 4 टाइम्स कर दिया तो P2 को 4p ले लो, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस इसी तरह से।
अब इसके बाद नेक्स्ट है वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत काम कीजिए, मतलब ये टूल है, बहुत हैंडी टूल है, मैकेनिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वर्क एनर्जी, सो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट सिर्फ यही है, ये कहता है वर्क डन, टोटल वर्क डन। जब हम वर्क डन लेते हैं, हो सकता है बॉडी पर कई फोर्सेस एक्ट कर रही, सो दिस इज टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, टोटल वर्क डन by all forces is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. So work energy से हम कहते हैं बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है ना, सबका वर्क डन लो। हो सकता है टेंशन भी हो, नॉर्मली एक्शन भी हो, फ्रिक्शन भी हो, जितनी भी फोर्सेस है सबका वर्क डन लो। And that total work done would be equal to change in kinetic energy. आप लिख सकते हो that total work done will be final kinetic energy minus initial kinetic energy. This is work energy. अब अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर है जो आपने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन में पढ़ा था, सिर्फ इतना चेंज होगा, इनिशियली वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इज v1, फाइनल वेलोसिटी इज v2। आपने फोर्स अप्लाई करी और इस फोर्स की वजह से बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली गई, बॉडी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चली गई। सो ये जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ f डॉट dx, इट्स v1 टू v2। सो वही पहले की तरह v1 टू v2, फोर्स को आप लिख दोगे मास इनटू एक्सीलरेशन डॉट dx, पहले की तरह आप एक्सीलरेशन को लिख दोगे dv ओवर dt, इट्स dv ओवर dt डॉट dx। ये जो dx ओवर dt है, इस dx ओवर dt को आप वेलोसिटी लिख सकते हो, dx ओवर dt इज वेलोसिटी। सो ये वर्क डन आ गया, m कांस्टेंट है बाहर चला गया, इट्स इंटीग्रल ऑफ v1 टू v2। एक एक स्टेप सेम है, सिर्फ v dv। v का इंटीग्रल आप ले लो, v स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज फ्रॉम v1 टू v2। सो ये वर्क डन आ गया m बाय 2, इट्स v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सो ये आ गया हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। सो ये आ गया वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत हैंडी टूल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लिखिए, फिर देखते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे। डेरिवेशन बिल्कुल वही है जो डेरिवेशन आपने इससे पहले करी थी, न्यूमेरिकल्स देखना। इतना लिखा आप लोगों ने? सांची, रोशनी? यस सर। Yes, sir. अच्छा बच्चे, आज मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ठीक नहीं है, इससे बोला नहीं जा रहा, इसको यही छोड़ते हैं। आप प्लीज जो मैंने होमवर्क दिया है उसे प्लीज वर्कआउट करना, उतने तो एटलीस्ट वर्क डन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करिए। तो नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे करना है।
ओके सर। ठीक है, चलो आज ही छोड़। ओके, थैंक यू, ओके बाय। सर। सर you, आपने sir. जो होमवर्क दिया एक बार दिखा दीजिए। थैंक यू सर। नीट ये कांस्टेंट फोर्स का है, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 7 8 9। ठीक है, ओके सर। और ये है दूसरा वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10। सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है जी, सर, और अगर हम उसका स्लोप निकालें तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। 10 13 एंड 14। सर ऐसा क्यों होता है कि उससे कुछ ना मिले? स्लोप आपको फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट देगा ना, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट तो कोई क्वांटिटी नहीं होती। ओके सर। 10